आतंकवाद और हिंसा को किसी भी सूरत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मानवता को नष्ट करता है, मानव को जीवन जीने का अधिकार से वंचित करता है और मानव का स्वतंत्रता छीन लेता है। नमस्कार, मैं श्रीमान प्रियव्रत मिश्र। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन कॉरिडोर की पहली वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व की एक ऐसी निंदनीय घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अब तक एक युद्ध का रूप ले चुका है। 7 सितंबर 2023 शनिवार को जब पूरी इस्राएल में शिमशात तोरा की सेलिब्रेशन पर तोरा पढ़ा जा रहा था, गाजा स्ट्रिप की एक टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ने इस्राएल पर इतिहास का सबसे बड़ा मल्टीफ्रंट अटैक 1000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स के साथ शुरू कर दिया। तोरा, जो कि इस्राएल का एक रिलीजियस होली बुक है, जिसको पूरे साल में हर हफ्ते में पढ़ा जाता है पब्लिकली, और जिस दिन ये बुक पूरा ख़त्म होता है उसी दिन को इस्राएल के लोग शिमशात तोरा के नाम पर सेलिब्रेशन करते हैं। इस साल भी जब अक्टूबर 7 को पूरी इस्राएल पर शिमशात तोरा की सेलिब्रेशन पर तोरा पढ़ा जा रहा था, उस समय हमास की यही ऐतिहासिक अटैक ने इस्राएल को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। दूर दूर तक भी नाता नहीं रखने वाले दोनों तरफ की साधारण जनजीवन इस जियोपॉलिटिक्स की वार की लपेट में आ चुके हैं। खबर के मुताबिक अभी तक इस युद्ध में 3000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस्राएल के ऊपर ये अटैक कोई नई बात नहीं। अरब इस्राएल के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ना जाने ऐसे कितने वार अभी तक हो चुका है। अरब इस्राएल के ये कॉन्फ्लिक्ट को हमें समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वो समय था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, जब यूरोपियन नेशंस अपने पीक पर पहुंच चुके थे। लेकिन उनका ये प्रॉस्परस होने के पीछे यूरोप्स की डिफरेंट नेशंस में रहने वाले ज्यूस लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था। बेसिकली वो लोग ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फंडिंग कर रहे थे। जब यूरोपियन नेशंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फ्लोरिश होते गए, उनके अंदर एक नेशनलिज्म का नरेशन जाग उठा, जिसमें ब्रिटेन के लोग कह रहे थे कि ब्रिटेन इज फॉर ब्रिटिश पीपल, जर्मन के लोग कह रहे थे कि जर्मन इज फॉर जर्मनी पीपल, फ्रांस के लोग कह रहे थे कि फ्रांस इज फॉर फ्रेंच पीपल। तब वहाँ पर जो ज्यूस लोग रह रहे थे, उस समय ये नरेशन से वो इंस्पायर होकर वो अपना एक खुद का ज्यूस नेशन बनाने के लिए सोच रहे थे। बाइबल में मेंशन्ड एक फ्रेज गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन टू ज्यूस को रेफरेंस मानकर वो पैलेस्टाइन को अपना एक प्रॉमिस्ड लैंड मानकर वहाँ पे एक ज्यूस नेशन बनाने के लिए 1896 में वो ज़ियोनिज़्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किए, जिस मूवमेंट को लीड कर रहे थे थियोडर हर्जल नाम के एक ज्यूस लीडर ने। वो स्विट्जरलैंड बाजिल में जितने भी रिच ज्यूस लोग थे उन सबको इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाए। उसी मीटिंग में पैलेस्टाइन को ऑक्युपाई करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक पैलेस्टाइन में एक बड़ी जगह ऑक्युपाई करने के लिए जितना हो सके उतने ज़्यादा ज़मीन वहाँ के जो रहने वाले पैलेस्टीनियन अरब्स थे उनसे खरीदा जाएगा। फिर जब एक बड़ा एरिया ऑक्युपाई हो जाएगा, उसके बाद जितने भी सारे ज्यूस पूरे यूरोप्स में रहते थे उन सबको वहाँ पे इकट्ठा बुलाया जाएगा, फिर एक ज्यूस नेशन का स्थापन किया जाएगा। यही प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए जो रिचेस्ट ज्यूस लोग ने धीरे धीरे अपना माइग्रेशन शुरू कर दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर हारने तक ये सिलसिला चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक पैलेस्टाइन में ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। जब ऑटोमन एम्पायर पहली विश्व युद्ध में हार गया, तब ब्रिटिश और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर को 2 भागों में बांट दिए थे और पैलेस्टाइन ब्रिटेन का एक मैंडेट बन गया था। यूं कहे तो ब्रिटेन ने
पैलेस्टाइन का एक अल्टीमेट अथॉरिटी बन गया था। इन सब के बीच में पैलेस्टाइन में ज्यूस लोगों का एक बड़ी पैमाने पर माइग्रेशन चल रहा था, जो कि वहाँ के रहने वाले पैलेस्टीनियन अरब्स लोगों को मंजूर नहीं था। इसीलिए पैलेस्टीनियन अरब्स ने जाकर ब्रिटेन के पास पहुंच गए ज्यूइश लोगों का ये माइग्रेशन रोकने के लिए। लेकिन ब्रिटेन लाचार था, क्योंकि माइग्रेशन करके अपना खुद का एक नेशन बनाने के लिए वो ज्यूस लोगों को मना नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ अरबियंस को भी नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तरफ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए फंडिंग मिल रहा था और दूसरी तरफ से फ्यूल मिल रहा था। अगर किसी को भी नाराज करता तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रोक जाता। तो इसीलिए ब्रिटेन ने एक शातिर गेम खेला। ऑफिशियली ज्यूस का माइग्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा के अनऑफिशियली उनका बैकएंड पे सपोर्ट किया, जिस वजह से अरबियंस भी खुश हो गए और ज्यूस का माइग्रेशन भी चलता रहा। बाद में ज्यूस लोगों का बड़ी तादाद पर माइग्रेशन देखकर जो पैलेस्टीनियन अरब्स वहाँ पे रहते थे वो और भी ज़्यादा नाराज़ होने लगे, और पैलेस्टीनियन अरब्स और पैलेस्टीनियन ज्यूस के बीच में धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। ये कन्फ्लिक्ट बाद में एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के रूप ले लिया था। यह सिलसिला लगभग वर्ल्ड वॉर 2 तक चलता रहा। जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, तब यूएन एजेंसी ने इस कन्फ्लिक्ट को सुलझाने की प्रपोजल के लिए एक कमीशन गठन किए, जो कि 1947 नवंबर में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में 2 प्रपोजल रखे थे। एक प्रपोजल ये था कि पैलेस्टाइन को पार्टीशन किया जाए, और जो पैलेस्टीनियन ज्यूस है और जो पैलेस्टीनियन अरब से उनको बांट दिया जाए। और दूसरी प्रपोजल ये था कि पैलेस्टाइन को पार्टीशन ना करके वो अरब लोगों के लिए रखा जाए, और वहाँ पे जो ज्यूस लोग डिमांड करते हैं कि जायन टेम्पल उनका है, उसका वर्शिप राइट उनको दे दिया जाए। जब ये दोनों प्रपोजल्स को वोटिंग के लिए रखा गया, तब पहली प्रपोजल जो थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला कि पैलेस्टाइन को अरब्स और ज्यूस के बीच में पार्टीशन कर दिया जाए। पैलेस्टीनियन अरब्स उस समय गाजा स्ट्रिप पर, जो कि एक इजिप्ट का टेरिटरी हुआ करता था, और जॉर्डन की वेस्ट बैंक में जो टेरिटरी था उस समय, वहाँ पर वो लोग रहते थे। तो ये दोनों जगह में पैलेस्टीनियन अरब्स रहने के लिए यूएन ने दोनों देशों से, जॉर्डन और इजिप्ट से लेकर उनको अपना देश बनाने के लिए परमिशन दे दिया था। और जो पैलेस्टीनियन ज्यूस लोग रहते थे वो अमेरिका की मदद से अपना बाउंड्री बनाकर टेरिटरी को 1948 में इसराइल के नाम पर घोषित कर दिए थे। लेकिन उस समय पैलेस्टीनियन अरब्स को किसी भी अरब कंट्री ने अपना खुद का टेरिटरी बनाकर एक नेशन बनाने के लिए सपोर्ट नहीं किए। इसीलिए जो पैलेस्टीनियन अरब लोग रहते थे वहाँ पर, उनका कोई देश बन नहीं पाया, और ये लोग जो अरेबियंस कंट्री थे उनको एक खुद का देश बनाने के लिए नहीं देकर उनको इसराइली लोगों के अगेंस्ट में भड़काते रहे। आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड फंडिंग सप्लाई करके उनको इसराइली लोगों के अगेंस्ट अटैक करने के लिए भड़काया गया, और ये कन्फ्लिक्ट बड़ा हो करके 1939 में अरब इसराइल वार के रूप ले लिया। और उसके बाद आज तक ना जाने कितने अटैक्स और कितने वॉर्स अभी तक हो चुका है, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का माने तो ये कन्फ्लिक्ट के पीछे अरबियन कंट्री ईरान का एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रोल रहा है, जो कि डिफरेंट वॉर्स एंड अटैक्स में उनका प्रमाण मिला है। जैसे कि अर्ली 1980s में भी ईरान एंटी इसराइल टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग एंड सपोर्ट कर रहा था, और आज भी कर रहा है। रिवोल्यूशनरी मिलिटेंट्स ग्रुप और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान पैलेस्टीनियन लिबरेशन फोर्स एंड हमास टेररिस्ट वायलेंस को खूब प्रमोट करता रहा है। एक बार हमास की स्पोक्सपर्सन गाजी अहमद ने भी बीबीसी को बताया था कि इसराइल के अगेंस्ट हमास को ईरान का सपोर्ट मिलना
उनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगा। रिसेंटली हुआ 7 अक्टूबर में यही अटैक भी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ अपना उंगली उठाने में मजबूर करता है, क्योंकि अभी के समय पर इसराइल और सऊदी अरब ने अपने टाइज में नॉर्मलाइजेशन टॉक को एडवांस स्टेज पर ले चुके हैं। कुछ दिन पहले सऊदी प्रिंस भी ये कह रहे थे कि इसराइल एंड सऊदी अरब अपना टाइज के नॉर्मलाइजेशन में हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, और सऊदी जैसा एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री के साथ अपना टाइज अच्छा होना इसराइल के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। इसराइल और सऊदी के बीच में टाइज नॉर्मलाइजेशन ना कि पूरे वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स का रूप बदल कर रख देगा, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान जैसी एंटी इसराइल रिजिम के लिए खतरा बनकर खड़ा हो सकता है। अब इस वॉर का रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हमें यह समझना चाहिए कि ये वॉर का प्रभाव भारत पर क्या पड़ने वाला है। आप सबको तो पता ही होगा, इस साल की G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट का साइन हुआ था, जो कि ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया था। हो सकता है कि हमास की ये अटैक की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, क्योंकि ये कॉरिडोर मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। अगर कुछ साल ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो इस एरिया में कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा, और कोई भी बड़ा देश यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। और मान लो ये रूट बंद भी जाए तो यहाँ पर ट्रेड करना सेफ भी नहीं होगा, जो कि ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत के साथ खड़े हुए इस प्रोजेक्ट में सारे देशों के लिए इकोनॉमिकली लॉस क्रिएट करेगा। अब ये तो इस वॉर की फ्यूचर ट्रैजेक्टोरी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तय है कि हमास जिस तरह से वायलेंस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद पैलेस्टीनियन अरब्स को पहले जैसा एक हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वायलेंस और आतंकवाद का किसी भी सूरत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। द वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल। As we are living in a globalization era, the impact of the war will fall upon each and every person in the world directly or indirectly, because it will hamper the economy, it will break the supply chain, and the things become expensive because of shortages. And at the end, it will hamper the daily life of an individuals. This is the truth. हमारे पास ये युद्ध की परिस्थिति को टैकल करने के लिए आज यूएन एजेंसी है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी है, लेकिन इन लोगों की अकर्मण्यता देखकर मन में ये भावना जागृत होता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अनबायस्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि अच्छाई का साथ दे, तब जाकर हमारे धरती पर शांति आएगा। और इसमें आपका क्या कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।